बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो सबसे पहले इसके कंटेंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, दैन इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे, दैन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग को डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास दो केसेस आएंगे, जो कि पहला केस होगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और दूसरा केस होगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और देन हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय हांस बेथे एंड वान विल्क इन 1930। और इसकी स्टेटमेंट आपको बयान करता चलूँ। द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज़ अ मॉडल फॉर बॉन्डिंग इंटरेक्शन बिटवीन ट्रांजिशन मेटल्स एंड लिगेंड्स, and it describes the effect of interaction between the positive charge of metal cations and negative charge on non-bonding electrons of ligands। तो सिंपली हम इस तरह कह सकते हैं कि जो हमारा पास लिगेंड्स होता है और हमारा सेंट्रल मेटल एटम्स होता है, इनके दरमियान जो इंट्रैक्शन होता है उसके इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को स्टडी करते हैं। आगे इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। दिस थ्योरी कंसीडर ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन बिटवीन द लिगेंड्स एंड सेंट्रल मेटल एटम। तो इस थ्योरी के मुताबिक जो लिगेंड्स होगा हमारा और सेंट्रल मेटल एटम्स होगा, इनके दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, और इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो कम्प्लीटली एक आयोनिक बॉन्ड होगा। जबकि हमने वीबीटी में ये डिस्कस किया था कि हमारे पास जो बॉन्ड फॉर्म्ड होगा हमारे लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम्स के दरमियान वो एक कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्ड होगा, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन इसके बिल्कुल अपोजिट है और एक आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। देन इसका दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। कंसीडर द लिगेंड्स एंड सेंट्रल मेटल एटम्स एट पॉइंट चार्जेस। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम्स होता है और हमारे पास लिगेंड्स होता है, इन पे पॉइंट चार्जेस होते हैं। यानी ये कि हमारे पास जो सेंट्रल मेटल एटम्स होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और जो हमारा लिगेंड होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। जब सेंट्रल मेटल एटम्स और लिगेंड्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो इनकी जो एनर्जी है वो डिक्रीज़ कर रही होती है। यानी कि जब दो चीज़ें यानी कि दो मॉलिक्यूल्स या दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनकी एनर्जी जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो डिक्रीज़ करती है। सिमिलरली इसी तरह जब सेंट्रल मेटल एटम्स और लिगेंड्स अपने एक दूसरे के दरमियान बॉन्ड फॉर्म करने के लिए एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनकी एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में डिक्रीज़ कर रही होती है। और इसके बिल्कुल अपोजिट में जब एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं सेंट्रल मेटल एटम्स और लिगेंड्स तो इनकी एनर्जी इंक्रीज़ कर रही होती है। तो ये एनर्जी किस तरह इंक्रीज़ करती है और ये एक दूसरे को रिपेल कैसे करते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि एक मैंने जनरल सा कॉम्प्लेक्स लिया है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया है। तो इसमें हमारा जो एम है ये सेंट्रल मेटल एटम्स को ज़ाहिर कर रहा है, जबकि एल जो है वो लिगेंड्स को ज़ाहिर कर रहा है। तो जो हमारे लिगेंड्स होते हैं उनके ऊपर लोन पेयर्स होते हैं, और जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम्स होता है इसके वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं ड्यू टू सेम चार्जेस। तो इस वजह से ये रिपल्शन होती है और एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। और लास्ट पे इसका एक लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं कि जब भी हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा तो जो हमारा लिगेंड है वो हमारे सेंट्रल मेटल एटम को ही अप्रोच करेगा। तो आगे हम डिस्कस करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको डी ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स की इसकी 5 पॉसिबल शेप्स होती हैं। जो नीचे वाली शेप्स है इनमें जो ऑर्बिटल्स के लोब्स हैं वो बिटवीन द एक्सिस लाई कर रहे हैं, जबकि ऊपर वाली शेप्स में जो हमारे पास इनके ऑर्बिटल्स हैं डी ऑर्बिटल्स, उनकी लोब्स जो हैं वो अलोंग द एक्सिस लाई कर रही हैं। तो हम वापस आते हैं अपने पॉइंट की तरफ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो जब हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम्स होता है जब तक वो कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं कर रहा होता, यानी कि उसको लिगेंड्स ने सराउंड नहीं किया होता, तो उसके जितने भी ऑर्बिटल्स डी ऑर्बिटल्स होते हैं 5 जो पॉसिबल डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी सेम होती है, यानी वो डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। लेकिन जब जो ही कोई लिगेंड्स आके अप्रोच करता है हमारे सेंट्रल मेटल एटम्स को तो उनके दरमियान रिपल्शन जो है वो क्रिएट हो जाती है। और ये रिपल्शन किस तरह होती है वो भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी आपको पिछले
पॉइंट्स में कि इस तरह की ये रिपल्जन होती है। तो ये इस रिपल्जन की वजह से जो एनर्जी इंक्रीज़ होती है उससे हमारे पास जो डी ऑर्बिटल्स है वो स्प्लिट हो जाते हैं। और डी ऑर्बिटल्स 2 पेयर्स में स्प्लिट होते हैं। पहला पेयर जो है उसमें 3 ऑर्बिटल्स होंगे जिन्हें हम T2G कहते हैं। ये ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। इसमें हमारे पास DXY, DYZ एंड DZX जो हैं ये 3 ऑर्बिटल्स आते हैं और इनकी जो एनर्जी सेम होती है और ये बिटवीन द एक्सिस लाई कर रहे होते हैं। और जो दूसरा पेयर हमारे पास बनता है उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसमें पहला ऑर्बिटल है DX2Y2 और दूसरा ऑर्बिटल है DZ2 और ये अलॉन्ग द एक्सिस लाई कर रहा होता है। ये उस वक्त पॉसिबल होगा जब हमारा लिगेंड हमारे सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करेगा, तो वो रिपल्जन की वजह से जो डी ऑर्बिटल्स होंगे वो स्प्लिट कर जाएंगे। तो जब ये डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट होंगे तो इनकी एनर्जी के दरमियान जो गैप आ जाएगा वो कुछ इस तरह से होगा कि कुछ सिचुएशंस में हमारे पास कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं जिसमें हमारे पास T2G ऑर्बिटल्स होते हैं, उनकी एनर्जी इंक्रीज़ कर रही होती है, जबकि EG ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो उनकी एनर्जी डिक्रीज़ कर रही होती हैं। और दूसरी सूरत हाल हमारे पास इस तरह बन सकती है कि हमारे पास EG की एनर्जी इंक्रीज़ कर रही हो और रिस्पेक्टिवली जो T2G की उसकी एनर्जी हमारे पास डिक्रीज़ कर रही हो। तो ये 2 केसेस हम आगे डिस्कस करते हैं। तो ये पहला केस है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो जब भी हमारा जो लिगेंड है वो हमारे सेंट्रल मेटल एटम्स को अलोंग द एक्सिस अप्रोच करेगा, तो जो हमारे लिगेंड्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स पेज हैं, लोन पेज हैं जो इलेक्ट्रॉन्स के, वो उन लोब्स पर ग्रेटर रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करेंगे जो कि अलोंग द एक्सिस होंगे। तो हमारे पास अलोंग द एक्सिस सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें DX2, Y2 और DZ2। तो इनके दरमियान यानी कि जब भी हमारा लिगेंड अलोंग द एक्सिस अप्रोच करेगा तो उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ा देगा जो कि अलोंग द एक्सिस होंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो ये मैंने थोड़ी सी कोशिश की है कि आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि किस तरह ये रिपेल करते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, उसका हमारा जो M है वो सेंट्रल मेटल एटम्स है और L जो है उसको सराउंड किए हुए लिगेंड्स है। तो लिगेंड्स के ऊपर लोन पेज होते हैं। तो अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान लूँ और इसको वाई एक्सिस मान लूँ तो आप देख सकते हैं कि अलोंग द एक्सिस जो है ना हमारे पास लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं, यानी दोनों लिगेंड्स जो हमारे पास है अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं और इनके जो लोन पेयर्स और M के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इनके दरमियान रिपल्जन जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। और जब रिपल्जन इंक्रीज़ होगी तो हमने पीछे डिस्कस किया था कि उसकी एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाएगी ड्यू टू रिपल्जन। तो यहाँ पे एक और पॉइंट आपको डिस्कस करता चलूँ कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इनकी ज्योमेट्री थोड़ी सी एक्सप्लेन करता हूँ कि जो हमारे पास ये लिगेंड्स हैं, जो एडजेसेंट लिगेंड्स है ये एक दूसरे से 90 के एंगल्स पर मौजूद होते हैं, यानी कि L और जो 2 लिगेंड्स जो हो गए एडजेसेंट लिगेंड्स होंगे उनके दरमियान जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो अगर एक लिगेंड्स को एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं तो उसके एडजेसेंट दूसरे लिगेंड्स को हम एक्स वाई एक्सिस और रिस्पेक्टिवली हम जेड एक्सिस पर ले सकते हैं। तो इस तरह अगर हम देखते हैं तो जो हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं वो अलोंग द एक्सिस लाई कर रहे होते हैं। तो इस केस में हमने देखा कि जो अलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल्स लाई कर रहे होते हैं उनकी एनर्जी इंक्रीज़ कर रही होती है ड्यू टू रिपल्जन। तो हमने देखा था कि DX2, Y2 और DZ2 ही ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं जो हमारे पास अलोंग द एक्सिस लाई कर रहे होते हैं और इन्हें हम EG भी कहते हैं। तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, जो हमारे पास EG है उसकी एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है, जबकि रिस्पेक्टिवली हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स जो हैं जिन्हें हम T2G कहते हैं, यानी कि ट्रिपली डिजेनरेट ऑर्बिटल्स DXY, DYZ एंड DZX, तो इनकी एनर्जी डिक्रीज़ कर रही है। और ये कितनी एनर्जी डिक्रीज़ कर रही है वो आप ये देख सकते हैं कि ये जो डेल्टा नॉट है ये वो एनर्जी है जो इनको दोनों के दरमियान डिफरेंस एनर्जी का डिफरेंस है, यानी कि एक की एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है दूसरी की एनर्जी डिक्रीज़ कर रही है। और ये अगर मीन है, अगर इसे हम मीन रखते हैं तो ये जो डेल्टा नॉट है ये एनर्जी का वो डिफरेंस है जो कि इन दोनों ऑर्बिटल्स के दरमियान मौजूद होता है। तो हम अपना अगला सेकंड केस डिस्कस करते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो जब हमारे पास कोई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा होता है तो जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम्स है उसको जो अप्रोच करने वाला लिगेंड है वो बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करता है
और जो इलेक्ट्रॉन्स पेज होते हैं लिगेंड्स के, वो उन्हीं ऑर्बिटल्स पर ग्रेटर रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करते हैं जो ऑर्बिटल्स बिटवीन द एक्सिस लाई कर रहे होते हैं। तो हमारे पास बिटवीन द एक्सिस कितने ऑर्बिटल्स लाई कर रहे होते हैं? DXY, DYZ और DZX। ये 3 ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास जो कि बिटवीन द एक्सिस लाई कर रहे होते हैं, और इन्हें हम T2G यानी कि ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो सिमिलरली जो जिन पे ग्रेटर रिपल्जन होगी उनकी एनर्जी भी इंक्रीज़ करेगी। तो इस सूरत हाल में हमारे पास जो T2G होंगे उनकी एनर्जी इंक्रीज़ कर रही होती है, जबकि EG की एनर्जी डिक्रीज़ कर रही होती है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि ये किस तरह होता है ये सारा प्रोसेस। तो ये देख लें कि अगर मैं इसकी ज्योमेट्री को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, तो जो हमारे लिगेंड्स होते हैं एक दूसरे के जो करीब करीब लिगेंड्स होते हैं सेंट्रल मेटल एटम्स के अराउंड, एडजेसेंट जो लिगेंड्स होते हैं उनके दरमियान जो एंगल है वो 109 का है। जबकि हमारे पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में हमारे पास जो एडजेसेंट लिगेंड्स होते हैं उनके दरमियान एंगल्स होता है 90 डिग्री का। तो अगर इसको मैं एक लिगेंड्स को एक्स एक्सिस के अगर अलॉन्ग ले रहा हूँ, तो मैं इसके बिल्कुल ऊपर वाले को इसको मैं वाई एक्सिस नहीं कह सकता, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान 90 का एंगल होता है। तो इसके लिए अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान रहा हूँ तो इसको मुझे वाई एक्सिस मानना चाहिए, जो कि राइट है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो ऑर्बिटल्स की लोब्स हैं वो बिटवीन द एक्सिस लाई कर रही हैं। तो जो हमारा लिगेंड्स होगा उसके जो लोन पेयर होंगे वो उन्हीं ऑर्बिटल्स पर अपना ग्रेटर रिपल्सिव फोर्स जो ग्रेटर रिपल्सिव फोर्स है उन्हीं ऑर्बिटल्स पर ही एक्सर्ट करेंगे जो कि बिटवीन द एक्सिस होंगे। तो इस सिचुएशन में जो हमारे पास बिटवीन द एक्सिस जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये आप शेप्स में भी देख सकते हैं कि जो हमारे पास T2G ऑर्बिटल्स हैं, जितने भी हमारे पास T2G ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है, जबकि हमारे पास जो EG ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी डिक्रीज़ कर रही है। इन सिंपल हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो भी ऑर्बिटल्स होंगे इस केस में जो कि बिटवीन द एक्सिस लाई कर रहे होंगे उनकी एनर्जी इंक्रीज़ कर जाएगी ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। 3 जो ऑर्बिटल्स हैं वो ऊपर चले जाएंगे इस डायग्राम में, यानी कि उनकी एनर्जी हायर हो जाएगी, और 2 ऑर्बिटल्स जिन्हें हम EG ऑर्बिटल्स कहते हैं वो नीचे आ जाएंगे ड्यू टू डिक्रीज़ इन देयर एनर्जीज़। तो आगे जो हमारे पॉइंट्स हैं उसमें ये कंटेंट हमारा रहता है एप्लीकेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो इसके सबसे ये पहला एप्लीकेशन ये है कि द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कैन बी प्रेडिक्टेड बाय क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और ये जो एप्लीकेशन है ये वाइडली यूज्ड होती है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फॉर द क्रिएशन ऑफ पिगमेंट्स फॉर द डाइज, यानी कि हमारे पास जितने भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड हो रहे हैं, ये थ्योरी उनके कलर्स को एक्सप्लेन करती है। दूसरा पॉइंट ये है, दूसरी एप्लीकेशन इसकी ये है कि ये हमारे पास जो मैग्नेटिक नेचर ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको एक्सप्लेन करती है, जबकि हमारे पास जो VBT थी वो इसकी मैग्नेटिक यानी डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक इस नेचर को नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी। इसी वजह से जो हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ये सुपीरियर है हमारी VBT से। और तीसरा पॉइंट इसका ये है कि इट टेल्स अस स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, यानी जब जो हमारा मेटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है उसके स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन करती है, उसकी स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन करती है। स्टेबिलिटी को इस तरह एक्सप्लेन करती है कि अगर दोनों की एनर्जी अगर सेम है तो वो स्टेबल हैं, और अगर एक की एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है तो उसके ऑपोजिट में दूसरे की एनर्जी डिक्रीज़ कर रही है, और ये स्टेबिलिटी को शो करती है, और ये समटाइम रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस को भी बयान करती है। आगे हम इसकी लिमिटेशंस को देख लेते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। तो जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ये सिर्फ और सिर्फ D ऑर्बिटल्स को ही एक्सप्लेन करती है, जबकि S और P ऑर्बिटल्स के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं करती है, और ये इसकी बहुत बड़ा डिफेक्ट है। और दूसरा ये है कि दिस थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ सर्टन मेटल्स विच काज लार्ज स्प्लिटिंग वाइल अदर शो स्मॉल स्प्लिटिंग। सो ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के मुतल्लिक था। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।